और इस बुलेटिन में बात करेंगे व्हाइट कॉलर के टेरर को लेकर। दिल्ली धमाके के पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है और दिल्ली धमाके को अंजाम दिया डॉक्टर ने। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के घर से 2900 किलो विस्फोटक मिला। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर दिल्ली धमाके से जुड़े हुए हैं। जयपुर में 2008 में सीरियल धमाका और गोरखपुर में 2007 में धमाका करने वाला आरोपी मिर्जा शादाब बेग अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। बीटेक ग्रेजुएट है वो। जम्मू में अंग्रेजी अखबार के दफ्तर से AK-47 की बरामदगी, अखबार के एडिटर पर देश विरोधी गतिविधियों को चलाने का आरोप। इन इशारों को समझिए, सारे आतंकवादी व्हाइट कॉलर वाले, मतलब पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति जिन्हें समाज अलग दर्जा देता है, सम्मान देता है। अब आप 2020 में दिल्ली में हुए दंगों को याद कीजिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों में 53 लोग मारे गए थे, 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। दंगे की वजह थी CAA और NRC। इसका विरोध, इसका प्रदर्शन किया गया। मास्टरमाइंड बताए गए शर्जिल इमाम और JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद और गुलशिफा फातिमा, मिरान हैदर जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, युवा हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में शर्जिल इमाम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस को क्यों कहना पड़ा कि जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं तो ज्यादा खतरनाक होते हैं। 10 नवंबर को दिल्ली धमाके से जुड़े जैश के तमाम आतंकी व्हाइट कॉलर के हैं। इनमें से गिरफ्तार 6 आतंकवादी तो डॉक्टर हैं और आत्मघाती हमलावर उमर भी डॉक्टर ही था जो इस ब्लास्ट में उड़ गया, जिसके चीथड़े उड़ गए। और पूरे मामले को लेकर जो है अब जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल निकलकर सामने आया है, ये कई बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और जांच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग सीधे हथियार नहीं उठाते, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर पूरे नेटवर्क को लॉजिस्टिक्स, फंडिंग, मेडिकल सपोर्ट, डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाते हैं। इसी वजह से इस मॉडल को व्हाइट कॉलर टेरर कहा जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। यानी कि जो एक नॉर्मल आतंकी संगठन है, एक जो साधारण आतंकी है, उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है। इसमें शामिल लोग आमतौर पर समाज में सम्मानित और शिक्षित लोग माने जाते हैं, प्रतिष्ठित लोग माने जाते हैं। ये लोग अपने पेशेगत ज्ञान का इस्तेमाल करके आतंकी संगठनों को छिपाकर सहायता देते हैं या आतंकी गतिविधियों में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट शामिल होते हैं। पैसा जुटाना, हवाला, फर्जी कंपनियां बनाना, फेक डॉक्यूमेंट तैयार करना, इलाज या मेडिकल सपोर्ट देने जैसे काम ये नेटवर्क करते हैं। हथियार उठाने वालों के मुकाबले ऐसे नेटवर्क को पहचान पाना, पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है और एक बड़ी चुनौती भी होती है। इसका खतरा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन अब ऑनलाइन भर्ती, डिजिटल पेमेंट, क्रिप्टो फंडिंग और हाई टेक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो सिस्टम को समझते हों, सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बच सके। यानी कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ये वो लोग हैं जो किसी की नजर से आसानी से बच सकते हैं, चाहे वो सुरक्षा एजेंसी हो, आम लोग हो या ये जहां कहीं भी रहते हो वो समाज हो। क्योंकि अगर आपके बीच में एक डॉक्टर है तो आपको ये लगेगा कि बहुत प्रतिष्ठित ये व्यक्ति है, या कोई जर्नलिस्ट है, या कोई इंजीनियर है, साइंटिस्ट है। अगर इस तरीके के लोग आपके बीच में रहते हैं तो आपको ये लगता है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके बीच में है। आप भी अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं जब इस तरीके का व्यक्ति आपके बीच में मौजूद होता है। लेकिन अब बात यहां विचारधारा की है कि किस तरीके से ये टेरर मॉड्यूल जो है वो लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है। अब देश के सवाल में अब बात करेंगे हमारे सवालों को लेकर कि हमारे कुछ सवाल हैं, वो सवाल किस तरीके से हैं वो आप जान लीजिए, देख लीजिए। देश में अल फलाह जैसे कितने संस्थान हैं जहां पर आतंकी बनाए जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या जैश का नया टेरर मॉड्यूल देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और देश का सवाल यहां पर यह भी है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जैश का स्लीपर सेल है जो अब एक्टिव हुआ है। दिल्ली दंगों से जुड़े हुए शर्जिल इमाम जैसे बुद्धिजीवी कट्टरपंथी ज्यादा खतरनाक क्यों हैं और उच्च शिक्षित मुस्लिम युवा कट्टरपंथी और आतंकवादी सोच के शिकार क्यों होते जा रहे हैं? यानी कि आज के युवाओं को आखिर क्या हुआ है, यह भी एक बड़ा सवाल लगातार यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है।
और जिस तरीके से यहाँ पर कई बड़े सवाल हमने उठाए हैं, इन्हीं सवालों का जवाब जानने का प्रयास हम करेंगे और इन्हीं सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के एलन राव जी, वो भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत एलन राव जी सबसे पहले मैं आपसे करूंगा। और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर रमेश रैना जी जुड़े हुए हैं जो कि कश्मीरी पंडित हैं। आप मेहमानों का सभी स्वागत है। और एलन राव साहब, मैं आपका रुख करूंगा सबसे पहले, और इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को लेकर बात करें। सर, इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को पहली नजर में आप किस तरीके से देखते हैं और कितना खतरनाक मानते हैं एक नॉर्मल टेरर मॉड्यूल से? राव साहब नमस्कार। को पैलिस को सभी व्यूअर्स को नमस्कार। ये जो लेटेस्ट अभी इस केस से जानकारी मालूम हुई है कि जो डॉक्टर्स जिनका प्रोफेशन बहुत ही नोबल प्रोफेशन समझा जाता रहा है और अभी भी समझा जाता है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स सारे डॉक्टर ऐसे नहीं है, लेकिन जो ये डॉक्टर्स हैं जो कि JEM जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, इनको देखकर और इनकी बातों से और इनकी इन्वेस्टिगेशन जो खुलासे हो रहे हैं उनको देखकर वास्तव में ही ऐसा लगता है कि अभी जो टेररिज्म का जो रूप और स्वरूप सारा का सारा बदलता हुआ जा रहा है, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, जिनके बारे में समाज में इज्जत है, उनके लोग, जिन पे कोई डाउट नहीं कर सकता ये डॉक्टर्स जो जान देने वाले जो लाइफ गिवर्स हैं वो किसी का जान लेने की कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही सीरियस बात मैं समझता हूँ। और इसके जो अभी केस के जितने भी फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, इंटरोगेशन डेली कोई न कोई नई चीज सामने आ रही है, उससे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। और ये तो धन्यवाद है JNK पुलिस का और इंटेलिजेंस एजेंसीज का, जिन्होंने हरियाणा में आकर इतना बड़ा एक्सप्लोसिव को रिकवर किया। वरना ये रिकवरी अगर नहीं होती और ये बम के शक्ल में होती तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले 2 महीने में हम बहुत कुछ तबाही की कगार पर होते। लेकिन ये एक अच्छी बात है। साथ साथ यहाँ पर दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, ये थोड़ा सा चिंता की विषय है कि किस प्रकार से ये खबर नहीं मिल पाई दिल्ली में। और इस टेरर मॉड्यूल का जो एक्सपोजर हुआ है ये वास्तव में चिंता का विषय है। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार को, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी को, सभी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है जो टेररिज्म को रोकने में लगी हुई हैं, उनको इससे और ज़्यादा ज्ञान मिलेगा और ज्ञान के साथ साथ आगे इनको कार्रवाई करने में उनको मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर रमेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात कश्मीर को लेकर करें तो कश्मीर में आतंकवाद का चेहरा हमेशा बदलता रहा है और अब जिस तरीके से एक नया ये बदलता चेहरा सामने आया है, इस बदलते चेहरे को किस तरीके से आप देखते हैं रमेश जी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म से बोलने के लिए एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दे दिया, और सब व्यूअर्स को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे रहा हूं। देखिए, कश्मीर का टेररिज्म जो है, हम इसको टेररिज्म ना कहें बल्कि एक जिहाद कहें। और ये जिहाद की कहानी 1990 में जब एक मिलिटराइज्ड टेररिज्म सामने आया, बंदूक आए, AK-47 आए, और जब हम आज अल फला की बात करते हैं तो मुझे एक चेहरा याद आ रहा है जिनका नाम था डॉक्टर अब्दुल अहद गुरू, जो कार्डियोथोरेसिक सर्जन थे स्किम्स में, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बहुत प्रख्यात कार्डियोथोरेसिक सर्जन थे। और पहली बार उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में किया। यूं कहिए वो फाउंडर थे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। वो एक आइडियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फेस ऑफ सेपरेटिज्म ऑफ कश्मीर के तौर पे उभर आए और 1953 में उनकी हत्या कर दी। वो JKLF से थे और ऐसा सुनने में आया है कि वो पता नहीं अभी तक कि हिज़्ब वालों ने उनकी हत्या कर दी। तो ये जो ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म ये कश्मीर में नया नहीं है, और ये जो है देयर इज एन अनइंटरप्टेड कंटिन्यूटी इन दिस। सबसे पहले जो अल फला यूनिवर्सिटी को हम अल फला यूनिवर्सिटी ना कहें बल्कि ये एक मदरसा है, और अगर हम मदरसे को यूनिवर्सिटी की नाम दे दें तो मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छी बात है। इसको हम अल फला मदरसा ही कहेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मुझे ये बता दीजिए, जो भी फ्लाउटिंग ऑफ नॉर्म्स है वो सब वहाँ पर हुआ। जो डॉक्टर वहाँ पर 5-6 पहले पकड़े गए, उनमें से 2 डॉक्टर्स ऐसे थे जिनको गवर्नमेंट ऑफ JNK ने बर्खास्त किया था, और वो जो नबी थे उनको भी वो डिस्ट्रिक्ट वो अनंतनाग गवर्नमेंट हॉस्पिटल अनंतनाग में काम करते थे, जहां पर उनको डिरेक्शन ऑफ ड्यूटीज के लिए वहां पर उनको बर्खास्त किया था, और अल फला यूनिवर्सिटी ने उनको एडमिट वहां पर नौकरी दे दी थी। और दूसरे
जो थे उनको टेरर लिंक्स के बाद ज़ाबिता वहां पर डिसमिस कर दिया था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल एडमिट कर दिया। सर, जिस तरीके से इतना ही ये नहीं, आपने बात कही एक राना मिनट, साहब, ये एक मैं बड़ा पहले सवाल पूरी जाहिर पूरी तौर में अपने आप में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है व्हाइट टेरर मॉड्यूल को लेकर, जिस तरीके से हम चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच चर्चा के दौरान एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। आप तीनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। बड़ी खबर है, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। गिरफ्तार 6 आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए रिमांड पर इन आरोपियों को भेजा। व्हाइट कॉलर टेररिज्म से जुड़े मामले में गिरफ्तारी हुई। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और जासिर रिमांड पर भेजे गए हैं। आमिर, राशिद, डॉक्टर आदिल और मुफीद इरफान को भी रिमांड पर भेजा गया है। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस बीच ये बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से इन व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के आतंकियों को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा गया है। इसी के साथ मैं सुधाकर जी का रुख करूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सुधाकर जी, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, क्या ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पारंपरिक आतंकवाद से बड़ा खतरा है? क्योंकि ये जो लोग हैं और जिस तरीके से प्रतिष्ठित लोग ये होते हैं, चाहे हम डॉक्टर को लेकर बात करें, जर्नलिस्ट को लेकर बात करें, या किसी इंजीनियर को लेकर बात करें, साइंटिस्ट को लेकर बात करें, जब ऐसी प्रवृत्ति के लोग या ऐसे समाज से आने वाले लोग हमारे बीच जब आते हैं तो हम अपने आप को भी प्रतिष्ठित महसूस करते हैं कि हमारा दोस्त या हमारा जानने वाला या हमारा पड़ोसी डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, और इनकी ऐसी सोच। बिल्कुल अभिषेक, जय हिंद और आपको नमस्कार। मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको शुभकामनाएं और बधाई। जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल की जवाब में मैं कहूँगा यस, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर इज यस, बहुत बड़ा खतरा है जी। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले 2025 को मैं कहीं न्यूज़ या कुछ आर्टिकल एक पढ़ रहा था, इसी साल एक और मॉड्यूल बस्ट हुआ है जहाँ पे सिविल इंजीनियर्स पकड़े गए हैं जी, मात्रा में 15-16 करीब। और उससे पहले पुणे के आसपास कोई जो अलकायदा मॉड्यूल पकड़ा गया था, बस्ट हुआ था, उनके साथ जुड़ा हुआ एक ग्रुप है जिसमें डॉक्टर और सिविल इंजीनियर्स जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह ये 3 जगह जो है सामने आए हैं, लेकिन बहुत सारे जगह जहाँ पे मॉड्यूल्स बस्ट हुए हैं, तो उससे ये जाहिर हो रहा है कि एक नया न्यू नॉर्मल है 21st सेंचुरी में। और मैं डॉक्टर रमेश रैना साहब की जो वार्तालाप है, जो उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही चीज़ कहा, ये टेररिज्म की जगह जिहाद कहना चाहिए। लेकिन नोमेनक्लेचर में ज़्यादा ना घुस के मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि समाज के अंदर ये जो इकोसिस्टम है, नंबर 1 और नंबर 2, इनकी जो टैक्टिस, और नंबर 3 स्ट्रेटजी। क्योंकि पुरानी एक कहावत है, टैक्टिस विदाउट स्ट्रेटजी इज डिफीट बिफोर नॉइज बिफोर द डिफीट, एक पुरानी एक कहावत है। तो इसीलिए ये जो भी कुछ टेररिज्म कहे या जिहाद कहे या और कोई नाम से पुकारे, आप वाइट कॉलर बोलिए या और कुछ, ये सारे मीन्स टू द एंड स्टेट है। एंड स्टेट है क्या? व्हाट इज द एंड स्टेट? हमें चर्चा करना चाहिए एंड स्टेट, किस एंड स्टेट की तरह ये ले जा रहे हैं या लेना चाहते हैं। क्या वो हिंदुस्तान को बिल्कुल एकदम रिलीजियस जो बाइंडिंग और नॉर्म्स है उसके बरखिलाफ कोई और दिशा में ले जाना चाहते हैं, या इसको तोड़ना चाहते हैं टुकड़े टुकड़े, देयर आफ्टर फोर्स कन्वर्शन करना चाहते हैं? इरादा क्या है? इरादा वही है मेरे मन में जो आ रहा है कि 2014 को आप अगर ध्यान से सुनेंगे, 1997 से 99 ओसामा बिन लादेन 3 बार से ज़्यादा उसने इतला दिया था कि ये जो जिहाद है वो पूरा हिंदुस्तान के देश जो है, इट विल कट अक्रॉस। और 2014 को मैं स्किप कर रहा हूँ, 2011 का तो उनका न्यूट्रलाइज हो गए थे वो। 2014 को डैश लिवेंट उन्होंने प्रोक्लेम किए थे कि पूरा विश्व में जो आईसिस आयल है, ये पूरा कंप्लीट जिहाद, ग्लोबल जिहाद, वो कैलिफेट को एस्टेब्लिश करेंगे। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि पूरा विश्व में सिर्फ एक ही गुरु होगा, एक ही भगवान होंगे, वो है अल्लाह। और उनका जो रिट है पूरा एकदम प्लैनेट के सरफेस के चारों तरफ ये पूरा उसकी अप्लाई किया जाएगा।
2014 से लेके 2019 तक मैं छोटा छोटा माइलस्टोन को अवॉइड कर रहा हूं। मैं सिर्फ मोटा चीज कहना चाहता हूं, उन्होंने बहुत कोशिश की है, जी लेकिन हिंदुस्तान के जो उनका इरादा था कैलिफेट बनाने का, ये नहीं बना पाए। एक कंटिन्यूअस कैलिफेट ज्वाइन करते हुए इन द मीन टाइम मैं ये कह देना चाहता हूँ, 2017 को वेस्टर्न अलायंसेस ये छाती पीट पीट के उन्होंने क्लेम करते रहे कि आईसिस का बैकबोन को उन्होंने तोड़ डाला है, लेकिन आईसिस बैकबोन तो तोड़ नहीं पाए। उनको छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स में ब्रेकआउट कर दिया। एक चला गया सेंट्रल ऑब्लिक नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, एक लेवेंटे एरिया जो मेडिटेरियन की कोस्ट के साथ साथ सीरिया और नॉर्थ इराक प्लस टर्की के कुछ हिस्से हैं, और एक आ गया ये जो आइसिस खोरासन है। ये तीनों ग्रुप में से अभी आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो ये आइसिस में से सबसे ज़्यादा भयानक ग्रुप है सहेल रीजन, जो अफ्रीका सेंट्रल अफ्रीका को कट अक्रॉस करके एरिट्रिया पश्चिम कोस्ट लाइन से लेके एरिट्रिया की तरफ जाता है। कॉरिडोर है जिसमें 10 देश इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है। उसके बाद आता है आइसिस खोरासन। आइसिस खोरासन का कैलिफेट इमेजिनरी लाइन अगर ज्वाइन करेंगे, नॉन कंटिन्यूअस छोटे छोटे टुकड़े बीच बीच पे आते हैं सीधा न्यूजीलैंड तक। ये इंक्लूड है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, अफ्रीका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान को कट अक्रॉस करके श्रीलंका, बांग्लादेश ये सब जोड़ के साउथ ईस्ट एशिया और सीधा जाता है ऑस्ट्रेलिया और उसकी ईस्ट कोस्ट की तरफ। तो उसका उन्होंने देखा कि कोई सक्सेस मिल नहीं रहा है, एक्सेप्ट फॉर 2019 ईस्टर बॉम्बिंग और बांग्लादेश में उसी के आसपास ऊपर नीचे 2016 को हुआ था वो कैफे में। तो इसके अलावा उन्होंने देखा कि उसको सक्सेस हासिल करने के लिए कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो कोलैबोरेशन के लिए वो 2019 5 अगस्त को आईएसआई उनको हाथ मिलाया, और जब वो आर्टिकल 370 किया गया बिल्कुल। और सुधाकर जी, जिस तरीके से आपने वन वर्ड आंसर जो दिया था हाँ का, वो भी अपने आप में एक बड़ा इशारा करता है कि किस तरीके से टेरर मॉड्यूल एक्टिव और किस तरीके से खतरनाक ये भारत के लिए है। दूसरी ओर मैं आरोप करूंगा राव साहब का। राव साहब, दूसरी ओर अगर डॉक्टर, इंजीनियर या जो और अन्य पेशेवर लोग हैं, ये जब इस तरीके से टेरर मॉड्यूल से जुड़े होते हैं तो ऐसे लोगों तक पहुंचना पुलिस के लिए कितना मुश्किल होता है, इन्हें आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल होता है? देखिए, इस प्रोफेशन में जो पढ़े लिखे लोगों के प्रोफेशन में डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर्स, एमबीए जो भी आते हैं, स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन के आदमी, उन तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ हमारे को इंटेलिजेंस इनपुट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि सभी को तो हम नहीं शक के दायरे में रख सकते, लेकिन शक के दायरे में वही आएंगे जिनके बारे में कोई खुफिया खबर हमें मिले या उनकी एक्टिविटीज की सस्पिशियस एक्टिविटीज नोटिस की जाए सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, तभी वो आते हैं। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि कोई इनके साथ मिला हुआ आदमी पकड़ा जाता है। जैसे अभी ये पकड़े गए हैं तो इनकी पूछताछ से जितने लोगों के नाम आएंगे तब उनको बात रडार पर वो जो लोग आएंगे। तो इसलिए ऐसे ही कंटिन्यूइंग एफर्ट्स हैं टू आइडेंटिफाई दीज टाइप ऑफ व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। मैं आपको बता दूं, 2008 में दिल्ली में आपको ध्यान होगा कि 5 बम ब्लास्ट हुए थे, कनॉट प्लेस और पहाड़गंज, और इंडिया गेट पर लाइव बम भी मिला था, 12 खंबा रोड पर मिला था। तो ये उस केस की इन्वेस्टिगेशन हमने की थी। मैं स्पेशल सेल की तरफ से था उन दिनों सर्विस में। तो वहां पर ये मालूम हुआ था कि जितने इसमें इन्वॉल्व थे आदमी वो सब कंप्यूटर इंजीनियर थे, और कंप्यूटर इंजीनियर के साथ साथ वो पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पर जामिया में या दूसरे आसपास की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे वो लोग। तो उन पे डाउट नहीं हो पाया था, लेकिन बाटला हाउस एनकाउंटर जो हुआ था उसमें उनका खुलासा हुआ और वहां से मालूम हुआ, तो तब जाके पकड़े गए और उनके लैपटॉप में सारी की सारी चीजें लाइव मिली। तो मैं समझता हूँ कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको ढूंढ पाना और उनको तलाश करना एक वास्तव में टेढ़ी मेहनत की बात है। लेकिन हाँ, जो मैंने 3-4 बातें बताई उन्हीं के आधार पर ही कोई मिल सकते हैं, वरना तो दुनिया, हमारे देश में कितने डॉक्टर हैं, सब पे तो डाउट नहीं करते। और मुस्लिम डॉक्टर भी बहुत हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे इसमें टेररिज्म में मिले हुए, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं जो कि पूरी की पूरी जो कहते हैं कि पूरे समुद्र को उसको गंदा करते हैं, झील को, वो वाली चीज आती है इसमें। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस को डेफिनेटली हमारे सोर्सेज का वो है, बहुत ज़रूरत है। सुधाकर जी ने जिस प्रकार से पूरी स्टोरी अपनी बताई है कि जिस प्रकार से कैसे कैसे ये डेवलप हुआ, और उसके साथ साथ किस प्रकार से खबरों के साथ ही, यानी इंफॉर्मेशन बेस्ड जो एक्टिविटीज है। मेन चीज़ मैं आपको एक बात में लबोलबाब ये है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज या इन्फॉर्मर्स अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे
तो हमें कामयाबी मिलती रहेगी इन लोगों को पता करने के लिए। और जो जो आदमी जो पकड़े जाते हैं उसके बाद जो इंटरोगेशन में नाम आते हैं उनके ऊपर नजर भी रखी जाए और वो पकड़े भी जाए सारे, और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई ऐसी की जाए ताकि और किसी आदमी को सोचने से पहले, ये काम करने से पहले उनको लगे कि हाँ अगर हमने किया तो हम भी पकड़े जाएंगे। तो ये सख्त कार्रवाई, कंटिन्यूअस विजिल और इंटेलिजेंस इनपुट, और जो दूसरी बात एक और मैं बता रहा हूँ, कार्रवाई तो हो जाती है, सख्त हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन भी हो जाती है, उसकी एविडेंसेस इकट्ठी करने के बाद में ट्रायल को भी फॉलो करना जरूरी है। जल्द से जल्द इन केसेज में फास्ट ट्रैक बनी हुई है, कोर्ट्स भी फास्ट ट्रैक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनमें फैसले जल्दी नहीं हो पाते हैं बिकॉज केसेस बहुत लंबे होते हैं और बड़ा सीरियस केसेस होते हैं। इनमें कोई यूएपी एक्ट में केसेस दर्ज होते हैं, उनमें कोई जल्दी जमानत भी नहीं होती है और स्पेशल कोर्ट्स ही हैं जो इन्हीं काम को देखती हैं। फिर भी मैं समझता हूँ जल्द से जल्द इनके फैसले हों और ये केसेस कन्वर्ट हों कन्विक्शन में, उसका भी बड़ा दूरगामी असर पड़ता है दूसरे लोगों के उसमें दिमाग में कि वो दोबारा कोई ना करें। कि बिल्कुल मतलब राव साहब जिस तरीके से आपने जिक्र किया, एक डर जो है वो लोगों के बीच देखने को मिलता है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल 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 ठीक है सर आपने। इसी के साथ मैं डॉक्टर रमेश जी का रुख करूंगा। डॉक्टर रमेश जी, क्या ये जो एक नया टेरर मॉड्यूल चला है, क्या आपको लगता है कि जो अलगाववाद की सोच है, अलगाववाद का नैरेटिव है, उसको बढ़ावा देता है? ये सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, अलगाव का नहीं मरा है कश्मीर में, यस डिक्रीज हुआ है। सेपरेटिज्म और सेशनिज्म की जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई है, लेकिन ये मरा नहीं है। देयर कंटिन्यूज टू बी ए कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सेपरेटिज्म इन द वैली ऑफ कश्मीर। हो गया नंबर एक। और ये ऑपरेट करता है तीन चीजों से, एक तो डिसेप्शन, डिनायल और विक्टिमहुड। डिसेप्शन का मतलब है कश्मीर में ये बोलेंगे अभी इलाहा अधूरा है, और जब जम्मू आएंगे तो वहाँ गौ माता की कसम, और जब दिल्ली आएंगे तो भारत माता की कसम। और जिस वक्त ये पकड़े जाएंगे जी ये व्हाइट कॉलर है, हमको पता ही नहीं है, हमें जी पता ही नहीं, हमें ल्योर कर दिया गया, ये एलियनेटेड है और ये बच्चे हैं, इनको पता नहीं था कैसे हुआ क्या हुआ। और तीसरा विक्टिमहुड आप देख लीजिए, आजकल जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस कश्मीर में है वो छाती पीट के ये बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये कारण क्या है। भाई कारण तो आप खुद ढूंढो, तो कारण तो ये खुद ही है। जो आदमी एमबीबीएस करेगा, स्टेट उस पर इतना खर्चा करेगा, एक आम इंसान इंडियन टैक्स पेयर उन पे इतना पैसा खर्च करेगा और वो उस पैसे को छोड़ के वो टेररिज्म की राह ले लेगा, जिहाद की राह ले लेगा, तो इसमें कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेगा? हम कहाँ से पता लगाएंगे कि इसके दिमाग में और दिल में क्या था? सबसे पहले तो हमने जो थ्योरी आई थी वो ये आई थी, वो हड़बड़ाहट में उसका बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, फिर उसके बाद हो गया नहीं जी ये फिदायीन अटैक था ये खुद। तो ऐसे में जो कश्मीर की व्यवस्था है आज की डेट में चेंज हो गई, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजिकल टेररिज्म है, जो साइकोलॉजिकल टेररिज्म है, वो वहीं पर है। और जो ऑनलाइन टेररिज्म, उससे उसको प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। और ये मान के चलिए कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, न तो उनके पास बंदूक है, न तो उनके पास क्लाशनकॉफ है, न तो उनके पास बॉम्ब है, वो इस चीज को कैसे चलाते हैं। सबसे पहले मैं अल्फला की और ध्यान दे दूंगा। अमोनियम नाइट्रेट 3000 किलोग्राम कोई मामूली सी चीज है? ये क्या छोटा चूहा है जो जेब में रखा और अंदर चला गया? क्या किसी को दिखा नहीं कि भैया इतना अमोनियम नाइट्रेट जा कहाँ रहा है? और वहां की लेबोरेटरीज को इस्तेमाल किया गया इन चीजों को टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, मौलवी इरफान कर क्या रहा था? जो 5वीं फेल आदमी, उसका जो टीवी स्टेटमेंट आया उसका रिलेशंस का, वो बता रहे हैं जी ये 5वीं फेल आदमी है। और ये 5वीं फेल आदमी आइडियोलॉजिकली मोटिवेट करता है एक एमडी डॉक्टर को जो टॉपर है, जो अपने जमाने में कहते हैं कि वहां पर जो लोगों का फीडबैक मिल रहा है जी ये बहुत टॉपर था, बातें कम करता है। तो ऐसे में आप कैसे इस चीज को लेते हैं? इस चीज को लेने के लिए सबसे पहले जो हमारे को पैनलिस्ट है उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और उनमें मैं थोड़ी बहुत ऐड करना चाहता हूं। कश्मीर इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। कश्मीर में जो सेंटिमेंट है, आज भी ये सेंटिमेंट है जी, हमारे पास आर्टिकल 370 निकाला गया, आज भी ये सेंटिमेंट है। आप ये देख लीजिए, कोई रिलीजियस त्योहार हो, वो इंडियन मुस्लिम्स यहाँ पर चांद देखते हैं, वो उसको नहीं देखते हैं, वो वहां पर देखते हैं पाकिस्तान का अनाउंसमेंट क्या हुआ और उसी के हिसाब से वहां पर जो रिलीजियस त्योहार वगैरह चलते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल मेन जरा साहब, जिस स्ट्रीमिंग तरीके से जो इस सोच का आपने जिक्र किया है ना, ये सोच बदलना बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर ये सोच नहीं बदली गई तो जिस अलगाववाद का भी आपने जिक्र किया कि वो खत्म नहीं हुआ, ये अलगाववाद इस तरीके से ही जारी रहेगा देश में और कश्मीर में खास तौर पर। सुधाकर जी, दूसरी ओर क्या ये भी माना जा सकता है कि जो आतंकी संगठन है वो ब्रेन बेस्ड टेररिज्म की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि पहले हम देखते थे कि किस तरीके से जो कम पढ़े लिखे लड़के हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और उन्हें धमाके के लिए तैयार किया जाता था। चाहे कसाब को लेकर बात कर ले, मुंबई में जो धमाके हुए थे उसमें जितने भी आतंकी थे सब ऐसे ही थे। लेकिन अब ये पूरा टेरर मॉड्यूल बदलता नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके सवाल में जवाब ही छुपा हुआ है और मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन तीन चार चीज़ों को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ जो हमारे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट ऑलरेडी बोल चुके हैं। पर्टिकुलरली एल.एन. राव साहब, उनका जितना तारीफ करें उतना ही कम। उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताया है और प्लस डॉक्टर रायना साहब, देखिए सबसे पहला चीज़, आज जो मीन्स एंड मीडियम है वो चेंज होने लगा है, वो है इंटरनेट के ज़रिए से आजकल इंडोक्ट्रिनेशन या आपकी रेडिकलाइजेशन होने लगा है, नंबर एक। नंबर दो, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उसका, ये सारे वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स हैं और इनके ऊपर कोई काबू हमारा नहीं है, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस आप इम्पोज करना चाहते हैं ये नहीं हो सकता है। नंबर तीन, आप जो कह रहे हैं कि मॉड्यूल का जो ओरिएंटेशन है ये शिफ्ट होने लगा है हायर एजुकेशन। आप देखिए 1947 में जो आपका लिटरेसी रेट था, ये करीब करीब, मेरे पास जो अवेलेबल डाटा, इट कैन बी कंटेस्टेड, 1951 के सेंसस के मुताबिक 12% लिटरेसी रेट। आज के दिन में आपका एवरेज पर्सन लिटरेसी हो गया 76%। उस समय मेडिकल कॉलेजेस फार एंड फ्यू थे। आज के दिन में आप देखेंगे उसका डेंसिटी ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटीज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस ज़्यादा है, साथ ही यूथ बल्ज भी काफ़ी ज़्यादा है। और तीसरा, ये एक तीन स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ये इंटरसेक्शन हो रहा है। सबसे पहला स्पीयर है एक ऑथोरिटेरियन, चाइना का जो एक्सपैंडिंग स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, हमारे देश के चारों तरफ ऑलरेडी घेर चुका है, स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट कहते हैं। और इसी को पुश बैक करने के लिए जो अमेरिकन जो सुपर पावर है, इसका एक स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, बेटर लेट देन नेवर। बीच में थोड़ा सा वो हड़बड़ी में वो वापस चले गए थे, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेशर की वजह से बॉडी बैग्स वो रिसीव करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अभी उनको रियलाइजेशन हुआ है कि कोई भी सुपर पावर अपना सुप्रीमेसी और अथॉरिटी को हराना नहीं चाहेगा, तो इसीलिए ये वापस आ रहे हैं वही बगराम एयरफील्ड की तरह, उनका ध्यान बढ़ गया है। पाकिस्तान में 5 से 7 एयर बेसिस लेने लगे हैं, बांग्लादेश में वो ऑलरेडी आके सेंट मार्टिन के ऊपर बैठ चुके हैं और वो टक्कर देना चाहते हैं चाइना को पुशबैक देने के लिए। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम उसको शायद अभी आपके डिबेट के जरिए से हम सबको बताना चाहते हैं कि जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म या रेडिकल इस्लामिज्म, इसकी जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, चाहे टर्की के नाम लीजिए या कतर के नाम लीजिए, चाहे इनका उमा का जो कंटेस्टेशन हो रहा है, इसके वजह से साउथ एशिया में इनकी प्रवेश होना और इनकी एक बढ़ावा देना, इसके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। ये बड़ी पिक्चर, छोटी पिक्चर में ये है कि 2022-23 को एल.एन. राव साहब को शायद पता होगा, 12,000 आईटी क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला का जो ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल से कहाँ गए थे? ये करीमगंज की तरफ गए थे। करीमगंज में कोई एक जमायती या मुजाहिदीन ग्रुप को रिपोर्ट करने के बाद ऑफिशियली जो मेरे को रिपोर्ट मिला है 22-23 लोग थे। अनऑफिशियली मैं जब ओपन सोर्स से डॉट्स को ज्वाइन करता हूं, मेरे हिसाब के मुताबिक 8 से 12,000 लोग वहां से शिफ्ट हुए थे। कहाँ? एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो अलग अलग ग्रुप्स और प्लेटफॉर्म में जाके ज्वाइन, कोई अलकायदा में गया था, कोई आईसिस में गया है, कोई हकानी नेटवर्क में सुनने मिला जाके रिपोर्ट किए हैं। इस तरह ये जो मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ओरिएंटेशन आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है, ये बदल रहा है अभी। उसको चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे करेंगे? मेरा कहना यह है कि इसका एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच करना चाहिए। तीनों टर्म। बिल्कुल सर। सर लेकिन मैं इसके साथ ही राव साहब को रुख करूंगा। मैं एक क्वेश्चन सर से भी लेना चाहूंगा, जिस तरीके से हम चर्चा के अंतिम पड़ाव में भी बढ़ने लगे हैं। राव साहब, अगर बात यहाँ पर सोशल मीडिया, क्रिप्टो और डिजिटल पेमेंट को लेकर करें, तो जो पेमेंट मोड है, कम्युनिकेशन मोड है, वो भी बदल गए हैं। तो ये भी क्या एक बड़ी चुनौती है इस टेरर मॉड्यूल पर एक बड़ी चोट करने के लिए?
सर आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कर लें। देखिए किसी भी अगर टेरर मॉड्यूल को अगर ब्रश करना है या उसको खत्म करना है तो उसका जो मनी ट्रेल है उसको काटना पड़ेगा, यानी कि जो लाइफ लाइन वही होती है टेररिज्म की हो, चाहे वो किसी टेररिस्ट ग्रुप की हो या किसी गैंगस्टर की हो, गैंगस्टर की हो। बिना मॉनेटरी के लिए अभिषेक जी कोई भी पनप नहीं सकता, ना टेररिज्म पनप सकता, ना कोई क्रिमिनल का पनप सकते। तो क्रिमिनोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी जो बैकबोन है मनी ट्रेल, उसको काट दीजिए। और ये मनी ट्रेल को ढूंढने के लिए हमारे पास जो हमारी एजेंसीज हैं, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस की टीम है, वो जो कि टेररिज्म से साथ में साथ जुड़ी होती है। जाहिर तौर पर आप जिस तरीके से आपने जिक्र किया, और लगातार इस टेरर मॉड्यूल को खत्म करने का प्रयास जो है सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बड़ा सिरदर्द, एक बड़ी चिंता का विषय भी ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो है वो दुनिया के सामने बनता हुआ नजर आ रहा है, न केवल भारत के लिए। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। और ये खास चर्चा आपने देखी, व्हाइट टेरर मॉड्यूल को आपने समझा, और इसी विषय पर इंडिया न्यूज की टीम ने खास रिपोर्ट भी तैयार की है। रिपोर्ट देखिए आप। इन तस्वीर को देखिए, ये सारे ही डॉक्टर्स हैं, कोई सर्जन है तो कोई फिजिशियन। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर सज्जाद अहमद, डॉक्टर परवेज अंसारी, डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक। पढ़ाई तो उन्होंने मरीजों को इलाज करने के लिए की, काम इनका मरीजों का इलाज का, उनका ऑपरेशन का होना चाहिए। लेकिन ये तमाम डॉक्टर्स अलग ही ऑपरेशन में जुट गए। ऑपरेशन देश से गद्दारी, देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियाँ, निर्दोषों की जान लेना, देश भर में धमाकों की साजिश रचना। एक और डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर उमर उल नबी। इसी ने लाल किले के पास कार में आत्मघाती धमाका किया, 15 बेगुनाह लोगों की जान ले ली, 20 से अधिक लोग बुरी तरह जख्मी हुए। आतंकवादी डॉक्टरों का नेटवर्क पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है। इनके अलावा भी कई पढ़े लिखे और उच्च शिक्षित आतंकवादी हैं जो इस मॉड्यूल से जुड़े हैं। ये सभी डॉक्टर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। डॉक्टर उमर तो आत्मघाती हमले में मारा गया, बाकी आतंकी डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में हैं। दिल्ली धमाके में इन सबके गुनाहों की गिनती कई बार हम आपको करवा चुके हैं। इन सारे आतंकी डॉक्टरों की पनाहगाह अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी भी गिरफ्तार हो चुका है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम फरीदाबाद से विस्फोटक मिलने और दिल्ली धमाके के बाद सुर्खियों में आया, लेकिन यह आतंकवादियों का महफूज पनाहगाह सालों पहले से बना हुआ है। दिल्ली धमाके की जांच में इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 2008 का जयपुर सीरियल ब्लास्ट, 2007 का गोरखपुर धमाका, इन धमाकों का आरोपी मिर्जा शादाब बेग अल-फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र था। 2007 में शादाब ने अल-फलाह से बीटेक किया था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी युवाओं को शिक्षित बना रही थी या फिर टेररिस्ट? उच्च शिक्षण संस्थानों से निकलकर छात्र अपना सुनहरा भविष्य बनाते हैं और देश का मान बढ़ाते हैं, लेकिन अल-फलाह तो आतंकवादी तैयार कर रहा है। दिल्ली धमाके के बाद से ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 10 छात्र फरार हैं। इनमें 3 कश्मीर के रहने वाले हैं। दिल्ली धमाके की जांच में लगी जम्मू की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने इस नेटवर्क से जुड़े एक और ठिकाने को ढूंढ निकाला है। SIA ने जम्मू में एक अंग्रेजी अखबार के दफ्तर में छापा मारा। कश्मीर टाइम्स न्यूज़पेपर के दफ्तर से हथियारों की बरामदगी हुई है। AK-47, पिस्टल के कुछ राउंड, ग्रेनेड का एक लीवर बरामद हुआ है। अखबार के ऑफिस पर देश विरोधी गतिविधियां चलाने का आरोप है। SIA के FIR में अखबार के एडिटर का भी नाम दर्ज किया गया है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉडल का पहला सिरा डॉक्टर आदिल, जिसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। अनंतनाग में GMC हॉस्पिटल में आदिल के लॉकर से भी पुलिस को असॉल्ट राइफल मिली थी। दिल्ली धमाके के आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी ने धमाके से पहले वीडियो बनाया था जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में वो आत्मघाती हमले को खुदकुशी नहीं बल्कि शहादत बता रहा है। उमर के वीडियो पर अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा भड़का है। ओवैसी ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा है, दिल्ली धमाके के आरोपी
उमर नबी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो आत्मघाती हमले को शहादत बता रहा है। यह एक गलत फहमी है। इस्लाम में खुदकुशी हराम है। मासूमों को मारना कब्र में जाने जैसा अपराध करने के बराबर है। ये कानून के खिलाफ भी है। वो गुमराह नहीं है, ये सिर्फ आतंकवाद है और कुछ नहीं। हालांकि ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन सवाल है कि जब महबूबा, उमर अब्दुल्ला, इमरान मसूद जैसे सियासत के बड़े चेहरे उमर जैसे आतंकियों को समर्थन देते हैं, हत्यारे आतंकियों को भटका हुआ युवा बताते हैं, तब ओवैसी साहब विरोध में क्यों नहीं खड़े होते? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।